नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो क्राइसिस हैं वो देखने को मिले हैं। जैसे पहले नीरव मोदी का क्राइसिस था, उसके बाद में उससे पहले विजय माल्या से रिलेटेड क्राइसिस था। ऑलरेडी पीएनबी में काफ़ी इश्यूज हो गए थे, प्लस इंडियन बैंकिंग सिस्टम के प्रॉफिटेबिलिटी या फिर कम प्रॉफिट के इश्यूज थे। तो अभी एक नया इशू निकल के आया बैंक में कि जो बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट आ रही है उसका बैंक आजकल क्या कर रहे हैं, लोन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। इसका मतलब मान लो 100 रुपये अगर बैंक के पास डिपॉजिट आई है तो बैंक उसका 80% से भी ज़्यादा डिपॉजिट दे रहे हैं। तो क्या है ये बैंक लोन टू डिपॉजिट रेशियो और इससे रिलेटेड क्या रिस्क है बैंकिंग सिस्टम को, उसके रिगार्डिंग हम लोग आज बात करने वाले। देखें, ये क्लियर आर्टिकल है, इसने ऐसा बोला है कि बैंक्स लोन टू डिपॉजिट रेशियो इट्स ऑल टाइम हाई। ये अपने आप में काफ़ी कंसर्न रेज करता है। ये कौन से कंसर्न है, प्लस लोन टू डिपॉजिट रेशियो क्या है। देखें, इसका सिंपल मीनिंग में ये अगर कंसर्न रेज करता है तो कंसर्न कौन कौन से कंसर्न है उसकी उसकी भी हम लोग बात करेंगे। प्लस हम लोग इसकी भी बात करेंगे कि इंडिया में इंडियन बैंक्स में डिपॉजिट कितना है, प्लस आजकल लोग जो है बैंकों में डिपॉजिट कम क्यों करवा रहे हैं, लेकिन बैंक उनका जितना भी डिपॉजिट हो रहा है उसका लोन ज़्यादा क्यों दे रहा है, उसके रिलेटेड हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। देखें, हुआ क्या है, बेसिकली ये हुआ है कि मुंबई में एक ऐसी रिपोर्ट आई है, आरबीआई ने ऐसा इंडिकेशन दिया है। ये जो इंडिया के जो बैंकिंग सिस्टम है, लाइक कोई भी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई, पीएनबी, ये रिलेटेड बैंक, ये जो भी बैंक हैं, ये क्या कर रहे हैं, जितना लोन दे रहे हैं, मीन्स जो टोटल जो डिपॉजिट आ रही है, इसका मतलब मान लो 100 रुपये डिपॉजिट आए बैंक के पास में, तो उसका 81 रुपये वो क्या कर देते हैं, लेंडिंग कर देते हैं या लोन दे देते हैं। तो ये अपने आप में क्या हो जाता है, काफ़ी रिस्की हो जाता है। मान लें अगर बैंक के पास में 100 रुपये आए और 81 लोन दे दिए, तो बैंक के जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो 19 रुपीज़ ही बचे। प्लस मान लो अगर उसमें से रिकवरी ना हुई, तो अगर डिफ़ॉल्ट ज़्यादा हो गया या एनपीए ज़्यादा बन गया, तो बैंक के लिए अपने आप में क्या है, ये एक तरीके से रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो बैंक लोन को वैसे ही रिस्क एसेट मानती है, रिस्क वेटेड एसेट्स मानती है, राइट। तो ये अपने आप में काफ़ी क्वेश्चन रेज करता है। अब देखें, इसका सिंपल सा मतलब मैंने अभी समझाया आपको कि टोटल लोन बटे टोटल डिपॉजिट। इसका मतलब सिंपल ये है कि मान लो अगर 1000 करोड़ की डिपॉजिट आई है और 800 करोड़ लोन दे दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये 80% लोन डिपॉजिट रेशियो यहाँ पर हो गया। इसका मतलब टोटल डिपॉजिट बैंकों के पास में जितनी आ रही है उसका कितना परसेंट क्या दे रहे हैं, डिपॉजिट लोन दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लोन डिपॉजिट, लोन टू डिपॉजिट रेशियो, मतलब डिपॉजिट का कितना परसेंट क्या दे देते हैं, लोन दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड लोन टू डिपॉजिट रेशियो, राइट। तो अब मान लो अगर इंडियन बैंकिंग सिस्टम में अगर ये लोन टू डिपॉजिट रेशियो ज़्यादा है, तो इसका क्या इंडिकेशन है, इम्प्लीकेशन क्या क्या है। इसका सबसे पहला इम्प्लीकेशन है, तो इसका मतलब ये है कि बैंक क्या कर रहे हैं, लोन ज़्यादा दे रहे हैं, लेंडिंग ज़्यादा कर दे रहे हैं। एक लेंडिंग ज़्यादा देने का एक रीज़न ये भी हो सकता है, लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। देखें, अगर बैंक से डिमांड ही नहीं होगी, अगर मैं बैंक से लोन की डिमांड ही नहीं करूंगा, तो बैंक लोन क्यों देंगे। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बैंक से डिमांड बढ़ी है, प्लस बैंकों को ऐसा लग रहा है कि हमारा प्रॉफिट पोटेंशियल ज़्यादा है, कि भाई हम लोगों को लोन देने से रादर देन हम लोग करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट रखें, उससे ज़्यादा हम लोगों को प्रॉफिट किससे मिल रहा है, लोन देने से मिल रहा है। तो इसीलिए हो सकता है लोन ज़्यादा दे रहे हो। तो और लेकिन ये एक यहाँ पर रिस्क ये भी है कि हायर लिक्विडिटी रिस्क है। यहाँ पर जो डिपॉजिटर हैं वो क्या कर सकते हैं, अब मान लो बैंक ने क्या करा, 100 रुपये आए और 80 रुपये, 80 से ज़्यादा क्या दे दी, लोन दे दी। अब मान लो डिपॉजिटर हैं, उन्होंने मनी विड्रॉ करने के लिए आए, तो बैंक के पास तो लिक्विडिटी का क्रंच हो गया। तो उस केस में क्या करेंगे। तो यहाँ पर ये रिस्की भी है, ऑल्दो बैंकों को इससे प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि बैंक लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी खासी अर्न कर लेते हैं, ठीक है। और डिमांड भी अच्छी खासी है, तो उसके रीजन से क्या करते हैं, बैंक अपने आप में इंटरेस्टेड रहते हैं। अब लो एलडीआर, इसका क्या मतलब है, मतलब लो लोन टू डिपॉजिट रेशियो, मतलब डिपॉजिट कम, लोन कम दे रहे हैं बैंक डिपॉजिट का, इसका मतलब है बैंक कम लेंडिंग कर रहे हैं। एक इसका इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि कस्टमर डिमांड कम कर रहे हो, राइट। और बैंक ये क्या क्या पोजीशन ले रहे हैं कि भाई हम लोग लिक्विडिटी को होल्ड करने की पोजीशन रखेंगे। इसका मतलब बेसिकली क्या है, बैंक ऐसा चाह रहे हैं कि भाई हम लोग एक सेफ साइड में सेफ पोजीशन लेके रखें। प्लस बैंक ऐसा चाहते हैं कि भाई अर्निंग पोटेंशियल इतना ज़्यादा है नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी ज़्यादा है नहीं, तो इससे बेटर ये है हम लोग उस लिक्विडिटी को क्या कर लें, होल्ड कर लें। आइडियल लोन टू डिपॉजिट रेशियो आरबीआई कितना कहता है, आरबीआई ऐसा कहता है कि भाई 70 से 85% जितना अगर रखें तो ठीक है। ऑल्दो 75 to 80% अगर अगर रखें तो ये मोस्ट ऑप्टिमम कंसिडर होता है, लेकिन अभी जो बैंक हैं वो 81% से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। तो ये काफ़ी एक तरीके से वरिंग चीज़ है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरीके से क्या है, इसका इम्प्लीकेशन है, राइट। तो अब डिपॉजिट रेशियो इंडिया में राइज क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कोई रीज़न है क्या। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि क्रेडिट ग्रोथ फास्टर हो रही है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। रिटेल हो गया, एमएसएमई और कॉर्पोरेट, ये क्या कर रहे हैं, दे आर ग्रोइंग इन द डबल डिजिट, और बहुत कम टाइम में ही इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो ग्रोथ ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली बात है, इनको कैपिटल चाहिए, और कैपिटल देने के लिए इंडिया में कौन अवेलेबल है, बैंक्स। तो ये क्या कर रहे हैं, कैपिटल की अवेलेबिलिटी इंश्योर कर रहे हैं बैंक्स।
ठीक है। और दूसरा रिटेल लोन की मतलब इंडिविजुअल लोन की डिमांड बड़ी है। उसमें कौन कौन से लोन आते हैं देखें, जैसे मान लो मेरे को, मैं इंडिविजुअल मतलब रिटेल मतलब कंज्यूमर लेवल का मतलब जैसे होम लोन हो गए, पर्सनल लोन हो गए, व्हीकल लोन हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, ये सारे लोन बेसिकली रिटेल होते हैं, रिटेल कंसिडर होते हैं। तो इसके रीजन से क्या है, यहाँ पर इनकी डिमांड बड़ी है। प्लस कॉर्पोरेट, जैसे मान लो बिग कंपनी जैसे अडानी हो गई, अंबानी हो गई, तो ये क्या कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब दैट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर जिससे इंडियन इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर बने। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, रोड बन गए, रेलवेज बन गए, मेट्रोज बन गई, बुलेट बन गई, ये सब क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो कंपनीज इनके लिए आजकल बहुत ज़्यादा बोरो कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर पर पुश है, राइट। और एक इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि लोग क्या कर रहे हैं कि सेविंग से मार्केट की साइड, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, लोन लेके, आप भले ही तो लोन ले लेंगे लेकिन वो क्या करेंगे, मनी इन्वेस्ट किस में करेंगे, म्यूचुअल फंड वगैरह में, इक्विटीज़ वगैरह में, रादर देन बैंक डिपॉजिट। मतलब लोग बैंकों में डिपॉजिट कम करना चाह रहे हैं, मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, राइट। गवर्नमेंट की बोरोइंग और लिक्विडिटी की टाइटनेस है, गवर्नमेंट खुद क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा बोरो कर रही है बैंकिंग से। तो ये अपने आप में एलडीआर को क्या कर लेता है, बढ़ा देता है, राइट। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉम्पिटिशन फॉर द डिपॉजिट देखें, बैंक को करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होल्ड करने के लिए बहुत कम, एक तरीके से क्या है, उसमें इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। तो बैंक क्या करती है, रादर देन उसको होल्ड करने से, क्योंकि दूसरा बैंक भी उसको होल्ड नहीं कर रहा है, दूसरा भी उसको ज़्यादा लोन दे रहा है, तो कोई दूसरा बैंक क्या करेगा, वो भी उसके कंपटीशन में लोन देगा। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की होल्ड करने पर बैंक को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, रादर देन लोन देने पर ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है बैंकों को। इसलिए इंडिया का एलडीआर क्या है, ये शार्पली राइज हो रहा है, राइट। अब देखें, इंडिया की डिपॉजिट ग्रोथ लैगिंग क्यों है। एक ये भी कंसर्न निकल के आता है कि आरबीआई ऐसा बोलता है कि इंडिया में बैंकों में इतनी डिपॉजिट नहीं है, लोग इतना डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, इसके सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या निकल के आते हैं, देखिए, लोग म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट्स में आजकल पैसा बढ़ा रहे हैं। ऐसा सेबी की रिसेंट रिपोर्ट भी इंडिकेट करती है कि इंडिया में स्टॉक मार्केट में इक्विटी में जो अर्लियर जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टर थे वो आजकल बढ़े हैं, उससे ज़्यादा हुए हैं, राइट। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट रीज़न कि बैंक की इतनी इंटरेस्ट रेट अच्छी नहीं है, एफडीज वगैरह पे भी इतनी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देता है, जिससे कि इन्फ्लेशन को वो क्या कर पाए, कोप अप कर पाए, या फिर इन्फ्लेशन को इजीली बेर कर पाए, राइट। और तीसरा, एक कंजम्पशन में भी इंक्रीज हुआ पोस्ट कोविड। ये सिनारियो देखा गया है कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, जो सेविंग है उसका ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, तो उनका क्या है, पोस्ट पैंडेमिक एक तरीके से सरप्लस जो है सेविंग, वो बैंकों में रादर देन इन्वेस्ट करने से बढ़िया है, कंजम्पशन पैटर्न उनका बड़ा है। प्लस गवर्नमेंट ने अपनी भी कुछ सेविंग स्कीम्स लॉन्च कर दी है, लाइक जैसे पीपीएफ हो गई, या ना सीनियर सिटीजन्स की सेविंग स्कीम हो गई। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग यहाँ पर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अट्रैक्टिव देते हैं। जैसे मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई जैसे मान लो एल्डरली के लिए स्कीम है, तो वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे तो लोग बैंकों में क्यों जाएंगे, इन पे जमा करवाएंगे। प्लस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जैसे एफडी वगैरह के इंटरेस्ट है, अब मान लो एफडी से 5 साल के लिए एफडी रजिस्टर करवाई और 5 ईयर्स के बाद में, अब एफडी पे जो भी रिटर्न्स हैं उस पर टैक्स ज़्यादा है। अब लोगों को, मेरे को एक चीज़ बताओ, आप अगर मान लो मेरा बैंक में एफडी है और एफडी पे क्या है, गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्स डिडक्ट कर लिया मेच्योरिटी के बाद में, तो मैं बैंक में एफडी क्यों करवाऊंगा, रादर देन आई वुड प्रेफर टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी मार्केट, क्योंकि मुझे वहाँ पर टैक्स भी कम देना पड़ेगा। या फिर मैं क्या करूँगा, कोई ऐसी स्कीम चूज़ करूँगा जिस पे टैक्स कम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर लोगों का बैंकों से एक तरीके से ट्रस्ट नहीं बन पा रहा कि इंटरेस्ट रेट एक तो कॉम्पिटिटिव नहीं है, और इंटरेस्ट रेट अगर कॉम्पिटिटिव नहीं है तो लोग उसमें डिपॉजिट कम करते हैं, राइट। अब अगर बैंक वाइज पर्सपेक्टिव की बात करें तो एलडीआर, लोन टू डिपॉजिट रेशियो किसका ज़्यादा है। जनरली जो प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं इसमें। क्यों, क्योंकि उनको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रखनी होती है और प्रॉफिट के इनके अपने टारगेट्स भी होते हैं। इसके रीजन से ये ज़्यादा लोन टू डिपॉजिट रेशियो, मतलब ये ज़्यादा लोन देते हैं। इनका रेशियो 85% जितना देखा गया, कितना, 85% जितना। और जो पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं वो थोड़ा सा एक तरीके से रिस्क कवर करके चलते हैं। क्यों, उनको पता है कि अगर मान लो कोई लार्ज शॉक लग गया तो इससे क्या होगा, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को अपने आप में लॉस होने वाला है, इसका लॉस गवर्नमेंट को ही बेयर करने वाला है। तो ये थोड़ा सा सेफ साइड में चलते हैं, लेकिन ऑल्दो इनका भी आजकल बढ़ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये हाई जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो, ये प्रॉब्लम क्यों है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, जब मान लो अगर लोगों ने बैंक में डिपॉजिट करा है और बैंकों ने उसका डिपॉजिट का क्या दे दिया, लोन दे दिया, तो इनफ कैश रहेगा ही नहीं बैंक के पास। अगर वो डिमांड करेंगे तो बैंक उनको, उनका जो डिपॉजिट डिमांडेड मनी है वो पे कहाँ से कर पाएगी। तो दैट इफ कैश इज नॉट अवेलेबल टू द बैंक, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर द बैंक्स टू गिव मनी टू द कंज्यूमर्स। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और लोन्स इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो अगर किसी ने लोन ले रखा हो
और तो वो ईज़िली कैश में उसको अपने आप में कन्वर्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर बैंकिंग सिस्टम में ही पैसा नहीं रहेगा, सारा ही सारा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो ये तो अपने आप में लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया। तो लोगों की डिपॉज़िट का क्या? अगर मान लो डिमांड के टाइम ही लोगों को डिपॉज़िट नहीं मिले, तो जिसको डिमांड डिपॉज़िट कहते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की डिपॉज़िट, उसका क्या रहेगा? और जो इंडियन बैंकिंग इंडिया के कस्टमर्स हैं, वो तो क्या है, इसी पे रिलाई करते हैं, राइट? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे क्या हो सकता है, बोरोइंग कॉस्ट हाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि बैंकों को क्या, बैंक लोन ज़्यादा देंगे, डिपॉजिट का लोन लोन ज़्यादा देंगे, तो उनका जो मनी रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से फुलफिल होगा? आरबीआई से। और आरबीआई क्या करेगा? इनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा। तो हो सकता है बैंकों की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाए, और बोरोइंग कॉस्ट अगर बैंकों की बढ़ेगी तो हो सकता है कस्टमर की भी बढ़ जाए, राइट? तो ये इनके बैंकों के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, प्लस इनका प्रॉफिट मार्जिन भी क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक अगर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे तो उनको क्या हो जाएगा, बैंक का जो भी इधर से लोन से प्रॉफिट होगा वो क्या इधर चैनलाइज हो जाएगा, आरबीआई की साइड चैनलाइज हो जाएगा, तो प्रॉफिट मार्जिन भी क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। प्लस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की अपने आप में एक रिस्क है। बैंक क्या है, अगर मान लो लोन ज़्यादा दे रही है, मान लो अगर बहुत बड़े अमाउंट के इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटलिस्ट या जैसे मैंने अभी बताया, देखें यहाँ पर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन दे रही है, अगर मान लो ये डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, या फिर विजय माल्या टाइप या नीरव मोदी टाइप और इंडियन बैंकिंग सिस्टम में पर्सन्स आ जाते हैं, देन उस केस में क्या है, उस केस में तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि इससे एनपीए इंक्रीज होंगे, बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ साउंड नहीं रहेगी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और बैंकों को क्या रहने वाला है, हैवी लॉसेज बेयर करने पड़ सकते हैं। और एक तरीके से क्या है, इंसॉल्वेंसी रिलेटेड रिस्क भी आ सकती है। तो बैंकों की स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ भी यहाँ पर बहुत कॉमन हो सकते हैं। तो बैंकों को क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली एक सॉल्यूशन क्या है, अल्टीमेटली सॉल्यूशन यही है कि ये जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो है, इसको ऑप्टिमम रखना पड़ेगा। आरबीआई कितना कहती है, 70 टू 85%, लेकिन बैंकों को क्या करना पड़ेगा, 75 टू 80% के आसपास एक ऑप्टिमम रेशियो मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ क्या रहे, साउंड रहे, और कस्टमर के लिए मनी अवेलेबिलिटी भी रहे, कैपिटलिस्ट और कॉरपोरेट के लिए लोन के लिए भी पैसा रहे, प्लस इंपॉर्टेंट चीज़, बैंकों को भी प्रॉफिट मिलता रहे, प्लस कस्टमर की जो डिपॉजिटेड मनी है उसको भी रिस्क ना रहे कि भाई वो जब डिमांड करे तो वो उनको ना मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, डू सब्सक्राइब भारत सिविल अफेयर्स, और ऐसे ही इश्यूज़ को हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। थैंक यू।